हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोस पर। और आप लोगों के लिए बैंकिंग अवेयरनेस मई मंथ का पार्ट 1 लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। इससे पहले जनवरी से हम लोगों ने स्टार्ट किया था बैंकिंग अवेयरनेस को। वो लेक्चर्स आप लोग को जरूर देखने हैं और उनके नोट्स भी बना लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जो है मई मंथ का पार्ट 2 भी जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा, तो दोनों पार्ट को देखकर उनके नोट्स बनाकर आप लोग मई मंथ के बैंकिंग अवेयरनेस को कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन की। बड़ा ही बेहतरीन और इंपोर्टेंट सेशन होने वाला है ये सेशन। आप लोग लास्ट तक देखना क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बड़े बेहतरीन हैं। इसके अंदर बैंकिंग न्यूज जो है वो भी कवर किया गया है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपके गिले हैं, शिकवे हैं, कोई फीडबैक है, कोई भी आपका जो क्वेश्चन है वो मुझे दीपक इंदौरा 021 इंस्टा हैंडल पर पूछ सकते हैं। यहां पर मुझे फॉलो कर लीजिए। लेकिन इस बार आप लोगों से वादा है कि आप लोगों के लिए दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर क्विज जो है वो अपलोड किया जाएगा मई मंथ के बैंकिंग अवेयरनेस का। तो उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियरी वो रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के बहुत ही बेहतरीन सेशन की बैंकिंग न्यूज के साथ में। रिसेंटली आपको पता होगा कि इनाम जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने चलाया था उसके लिए कोटक महिंद्रा बैंक को चुना गया है ताकि डिजिटली पेमेंट जो है वो किया जा सके। आपको पता होगा कि इनाम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत देश की सभी मंडियों को एक साथ जो है वो कनेक्ट किया गया है ताकि फार्मर अपने प्रोडक्ट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर क्या कर सके, सेल कर सके। और इसके लिए सहूलियत होती है किसान को। और इसके लिए किसान रेल जो है वो भी चलाई गई थी। तो किसान रेल जो है वो अब तक 100 किसान रेल चलाई जा चुकी हैं ताकि किसान अपने फूड ग्रेन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक इजीली पहुंचा सके। वो सब्जियां, वो फ्रूट्स खराब ना हो, इसलिए जल्द से जल्द जो है उनको ट्रेन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आ रही थी? पेमेंट को लेकर आ रही थी। और यही पेमेंट डिजिटली करने के लिए सिलेक्ट किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक को। इनाम की फुल फॉर्म आप लोग को याद रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग। फार्मर्स के लिए वरदान साबित हुआ है इनाम ताकि पूरे की पूरी मंडियां जो है उनको एक साथ कनेक्ट किया जा सके। ये फैसिलिटी जो है वो स्टेक होल्डर्स के लिए अवेलेबल है। इसके साथ में ही फार्मर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, सभी के लिए जो है ये फैसिलिटी अवेलेबल है डिजिटल पेमेंट की। और इसके अंदर कोटक महिंद्रा बैंक जो है इसको चुन लिया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम। जैसे हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी की जरूरत होती है, इसलिए हम लोग आए दिन बादाम खाते हैं, डब्बे के डब्बे जो है वो खाली कर देते हैं। लेकिन इम्यूनिटी जो है इसको बूस्ट करने के लिए इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल, वहां पर इंटरेस्ट रेट की बात की जाती है। तो रिसेंटली सेंट्रल बैंक ने सीनियर सिटीजन्स के लिए फिक्स डिपॉजिट की 25 बेसिस पॉइंट पर एक्स्ट्रा जो है वो बढ़ा दिया है इंटरेस्ट रेट को। ये बेसिस पॉइंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करें कि अभी जो आपके पास में रेपो रेट है वो 4.40% है। यदि मान लीजिए कि इसमें मैं 30 जो है वो बेसिस पॉइंट को इंक्रीज करता हूं तो यहां पर 4.70 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 25 बेसिस पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज की गई है फॉर सीनियर सिटीजन इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिसेंटली जो है वो क्या की गई है, लॉन्च की गई है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। आप लोगों से क्वेश्चन केवल इतना ही पूछा जाएगा कि इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम जो है उसको रिसेंटली किसके द्वारा लॉन्च किया गया है या फिर इसमें कितने बेसिस पॉइंट जो है इसमें इंक्रीज किया गया है ताकि इंटरेस्ट रेट जो है वो कस्टमर को अच्छी मिल सके इन फिक्स डिपॉजिट्स। आगे देखिए हम लोग बात करते हैं किसकी? चैटबॉट्स की। आप लोग को पता होगा रेस्टोरेंट हो, बैंक्स हो, वहां पर आजकल रोबोट जो है वो काम कर रहे हैं और इन्होंने ह्यूमन जो है इसको रिप्लेस कर दिया है। अच्छा, फायदा इसका क्या होता है? फायदा ये होता है कि आपका काम जो है वो जल्दी होता है और इसके साथ में ही आपकी फाइल रुकती नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि जो एम्प्लॉइज का आलसीपन है वो आलसीपन रोबोट्स के अंदर नहीं होता है। तो इंडिया जो है वो डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है और रिसेंटली एचडीएफसी बैंक ने चैटबॉट ईवा को लॉन्च किया है फॉर सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के लिए। सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर जो होते हैं वहां पर चैटबॉट होगा।
ईवा के नाम से। आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं और उस क्वेश्चन का रिप्लाई आता है, और वही रिप्लाई जो है वो आपके लिए काफी प्रीसियस होता है। और इसके लिए विलेज लेवल पर जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी कि आप जो है इन चैटबॉट के साथ में अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं, और ये आपकी पूरी मदद करेंगे। HDFC का ईवा जो है वो क्या है, एक डिजिटल सेवा पोर्टल है, याद रखना, ईवा का नाम जरूर याद रखना, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इंडियन रेलवे के चैटबॉट का नाम क्या है। चलिए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे। नेक्स्ट देखिए, ICICI बैंक लॉन्च लिंकेज ऑफ UPI ID टू इट्स डिजिटल वॉलेट पॉकेट्स। ICICI बैंक जो है इसका एक डिजिटल वॉलेट है पॉकेट, और इसको यूपीआई आईडी से रिसेंटली जो है वो लिंक किया गया है। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और आईडी जो है मतलब आइडेंटिफिकेशन, और ये जो है इसको रिसेंटली टाइप कर दिया गया है, लिंक कर दिया गया है किसके साथ में, पॉकेट के साथ में। जैसे पेटीएम का वॉलेट होता है, फोन पे का होता है, गूगल पे का होता है, वैसे ही आईसीआईसी बैंक जो है उसका भी एक डिजिटल वॉलेट है, और उसका नाम आप लोग याद रखना, पॉकेट जो है ये इसका नाम है। तो ICICI Bank has announced the launch of a unique facility of linking a UPI ID to its digital wallet pocket, marking a departure from the current practice that demands such IDs be linked with a saving bank account। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद रखना कि पॉकेट जो है ये किसका डिजिटल वॉलेट है। आपको यदि किसी डिजिटल वॉलेट का नाम पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्च डीजी गोल्ड। देखिए, वो जमाना जो है वो अब धीरे धीरे पुराना हो चुका है कि हम लोग गोल्ड जो है इसको फिजिकली परचेज करके लेके आए, घर में सजा के रखें। अब वो जमाना जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आउटडेटेड हो रहा है। हम लोग न्यू इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए गोल्ड जो है वो भी अब किस में आएगा, डिजिटल फॉर्म के अंदर आएगा। जो भी सोने की प्राइस है उसको करंट प्राइस में आप परचेज कर लीजिए, जब भी आप सेल करना चाहें तो उस समय की जो भी रेट्स होंगी वो आपको गोल्ड पर मिल जाएंगी। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने रिसेंटली डीजी गोल्ड जो है इसको शुरू किया है, ताकि जितने भी कस्टमर्स हैं वो डिजिटली गोल्ड को परचेज कर सके। दिस हैज बीन रोल्ड आउट इन पार्टनरशिप विथ सेफ गोल्ड, अ प्रोवाइडर ऑफ डिजिटल गोल्ड। तो सेफ गोल्ड जो है इसके साथ में पार्टनरशिप की गई है, और एयरटेल पेमेंट बैंक ने अब डीजी गोल्ड को शुरू कर दिया है। तो रिसेंटली किस पेमेंट बैंक के द्वारा डीजी गोल्ड को शुरू किया गया है, क्वेश्चन जो है ये पुट हो सकता है। तो आप लोग जरूर ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। Anshul Swamy has been appointed as the managing director and chief executive officer of which small finance bank। तो रिसेंटली अंशुल स्वामी जो है वो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। यूपीएससी 2016 का पेपर आप लोग को पता होगा, वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जितने भी बैंक्स हैं इनके एमडी एंड सीईओ की अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो इसका आंसर होगा कि बैंक बोर्ड होता है, उसके द्वारा ये सारी अपॉइंटमेंट्स की जाती है देश के अंदर जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके अंदर। ना तो इसका आंसर जो है वो आरबीआई होगा, ना ही इसका आंसर जो है वो गवर्नमेंट होगा। तो बैंक बोर्ड होता है अलग से, उसके मेंबर जो हैं वही एमडी और सीईओ को अपॉइंट करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। अंशुल स्वामी जो है वो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। स्वामी जो है वो नॉमिनेशन हैज ऑलरेडी बीन एक्सेप्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनका नॉमिनेशन जो है वो एक्सेप्ट किया गया है। इसका मतलब है कि रिकमेंडेशन किसने दी है, बैंक बोर्ड के द्वारा। इसको एक्सेप्ट किया है आरबीआई ने। आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांता दास हैं, और आरबीआई किस एक्ट के थ्रू रेगुलेट होता है, वो है 1934 का, और 1 अप्रैल 1935 को 1935 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी यंग हिल्टन कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर। स्वामी ने सुवीर कुमार गुप्ता जो है इनकी क्या ली है, जगह ली है, जिन्होंने बैंक के को फाउंडर और शहरी सहकारी से स्थानीय वित्त संस्थान में इसके परिवर्तन के माध्यम से क्या किया है, निर्देशित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने देश में सभी जो एमएसएमईज हैं इनके लिए भारत का पहला व्यापक ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आईसीआईसी बैंक। तो आईसीआईसी बैंक ने ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया है एमएसएमई के लिए, भारत का पहला है ये।
याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीआईसी बैंक ने देश में सभी एमएसएमई के लिए भारत का पहला इकोसिस्टम जो है उसको लॉन्च कर दिया है, जिसका इस्तेमाल दूसरे बैंक्स के जितने भी कस्टमर्स हैं वो भी कर सकते हैं। ये जो है इन इंस्टा बिज ऐप पर कोई भी डिजिटल समाधान के लाभों का उपयोग कर सकता है। अन्य बैंकों के एमएसएमई ग्राहक ऐप में अतिथि के रूप में लॉग इन करके सेवाओं का क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो इंस्टा बिज ऐप जो है ये आप लोग याद रखना, आईसीआईसी बैंक की है ना, ये तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू गिव लाइव ऑन द अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, यहां पर कुछ समझने के लिए भी है आप लोगों के लिए। क्या है अकाउंट एग्रीगेटर, क्या होता है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर समझिए आप लोग, थर्ड क्वेश्चन का आंसर तो हमारे पास में हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है, देखिए कोई भी फाइनेंशियल, मान लीजिए आपके पास में इंफॉर्मेशन है, तो एक तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला है और एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने वाला है, गेन करने वाला है। दोनों के बीच में मीडिएटर जो है वो कौन करेगा, अकाउंट एग्रीगेटर करेगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बिकेम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू गो लाइव ऑन द अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम, ठीक है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आप लोग ध्यान रखना। द फ्रेमवर्क फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिटवीन रेगुलेटेड एंटिटीज ऑन ए रियल टाइम बेसिस। तो रियल टाइम बेसिस के ऊपर जितनी भी एंटिटीज हैं उनको क्या करेगा, ये फ्रेम करेगा। इसके साथ में ही अकाउंट एग्रीगेटर इज लाइसेंस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया to enable the flow of data between financial information provider FIP and financial information users। तो दोनों के बीच में जो है वो एक लिंकेज के रूप में काम करता है, हम लोग कहेंगे एक फ्लो के रूप में काम करता है अकाउंट एग्रीगेटर। तो अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम ग्राहकों की सहमति से प्राप्त डिजिटल डेटा का लाभ उठाने में ऋणदाताओं की मदद करता है, ठीक है, ताकि उन्हें एक सहज यात्रा, मतलब एक सीमलेस जर्नी जो है वो प्रदान किया सके एंड एलिमिनेटेड द नीड ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन, है ना। तो जो फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन होता है इससे क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, उनको बाहर निकाल दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच बैंक हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट डिजिटल प्रोडक्ट अ प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन प्रोडक्ट अंडर द प्रोजेक्ट वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस। आप लोगों ने नाम सुना होगा प्री अप्रूव्ड लोन जो है, ये कई बार आप लोगों ने देखा होगा बैंक में आप लोग जाते हैं तो पहले से ही वो लोन का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बना के रखते हैं, केवल आपके नाम वगैरह उसमें फिल किए जाते हैं और आपको लोन जो है वो प्रोवाइड हो जाता है। तो हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर होगा इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक जो है वो प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन जो है इसने रिसेंटली क्या किया है, लॉन्च किया है। यहां हम लोग देख सकते हैं कि इंडियन बैंक ने प्रोडक्ट वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस के तहत अपने पहले डिजिटल उत्पाद प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन जो है इसको क्या किया है, अनवेल किया है। इसका उद्देश्य क्या होगा, सबसे पहली बात टाइम बचेगा। आजकल इंसान जो है वो टाइम बचाने के पीछे ही तो भाग रहा है, टाइम बच जाएगा तो पैसा अपने आप बच जाएगा। तो ग्राहकों को तत्काल रूप से ऋण जो है वो प्रोवाइड करवाने के लिए ये सिस्टम शुरू किया गया है प्री अप्रूव्ड लोन का, और इस पर 10% जो है वो ईयरली ब्याज दर भी होगी। यह सेवा मौजूदा ग्राहकों के लिए उपलब्ध है और मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से इसका लाभ जो है वो उठाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बैंक हैज पार्टनर विथ एंथिल वेंचर्स एंड हेड स्टार्ट नेटवर्क फाउंडेशन टू लॉन्च द बैंक्स बिजनेस क्लास फाउंडेड टू सपोर्ट प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डीबीएस बैंक जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एंथिल वेंचर्स है, हेड स्टार्ट नेटवर्क फाउंडेशन है, इनके साथ में जो है वो एक साझेदारी की गई है और ये बैंक जो है वो कौन सा है, डीबीएस बैंक है। तो डीबीएस बैंक ने स्टार्टअप के लिए निवेश और स्किलिंग प्लेटफॉर्म एंथिल वेंचर्स के साथ में क्या की है, साझेदारी की है। स्टार्टअप तो आप लोग जानते ही होंगे, स्टार्टअप जैसे 2016 के अंदर स्कीम भी लॉन्च की गई थी, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके साथ में यूनिकॉर्न का आप लोगों ने नाम सुना होगा, सुना है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। यूनिकॉर्न जो है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है, एक ऐसी कंपनी होती है जिसका सालाना व्यापार जो है ट्रेड वो $1 अरब पहुंच जाता है। कितना, $1 अरब जो है डॉलर वो पहुंच जाता है।
यह उद्यमियों और नवोन्मेष यानी कि जितने भी जो है इनोवेटर्स हैं उनको समर्थन करने के लिए डीबीएस बैंक ने जो है इसको क्या किया है, रिसेंटली लॉन्च किया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में स्टार्टअप इकोसिस्टम में सह नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक संस्थापकों, नव प्रवर्तकों, इंग्लिश में देख लीजिए, है ना। चलिए, द फोरम विल बी ऑर्गेनाइज इन इंडियन सिटीज टू कैलिब्रेट cutting edge founders, innovators and game changers to fosters co-innovation and collaboration in the startup ecosystem। ठीक है, तो ये जो है वो बहुत ही अच्छा एक सिस्टम जो है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखिए, who among the following has been appointed as the chairman of Central Bank of Direct Taxes CBDT के नए अध्यक्ष जो है वो रिसेंटली अपॉइंट की गई हैं, कौन? संगीता सिंह। और इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो 3 महीने के लिए ही अपॉइंट की गई है, क्योंकि 30 अप्रैल को ही रिसेंटली इसके जो हेड थे वो रिटायर हुए। तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जो है वो जारी किया, जिसमें कहा गया कि संगीता सिंह 3 महीने की अवधि के लिए एक नियमित अध्यक्ष जो है वो चुने जाने तक, जो भी पहले आए, मतलब अब जो है सबसे पहले जिसको चुना जाए, अपने कर्तव्य के अलावा अध्यक्ष सीबीडीटी के कर्तव्य और जिम्मेदारी का पालन जो है इसमें कर पाएगी। ठीक है, समझ चुके होंगे आप लोग। इनसे पहले जो थे वो जगन्नाथ विद्याधर थे और इनका रिटायरमेंट हुआ था 30 अप्रैल 2022 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, द यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड एडिशनल फंडिंग फॉर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी। ये जो है इसके लिए वित्त पोषण को मंजूरी दी गई है रिसेंटली। कितनी? 820 करोड़ रुपए की जो है वो फाइनेंशियल इसके अंदर क्या की गई है, फंडिंग की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है यूनियन कैबिनेट, इन्होंने कहा है कि एडिशनल जो है 820 करोड़ रुपए इसके अंदर फाइनेंशियली इसको हेल्प की जाएगी, फंड किया जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए 820 करोड़ रुपए इस अनुदान के साथ जो आईपीबी है इसकी स्थापना की परियोजना परिव्यय में संशोधित किया गया है। और इसमें कितना है, कुल कितना है? 1435 करोड़ रुपए से 2255 करोड़ रुपए जो है वो इसमें राइज भी जो है वो किया गया है। मंत्रिमंडल ने नियामक आवश्यकताओं और तकनीकी उन्नयन को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपए के भविष्य के कोष के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी दी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018 को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ये जो है लाइन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हैज लॉन्च 1 सितंबर 2018, ये लाइन जो है वो आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। Which state cabinet has approved the first of its kind project in India Gene Bank for Biodiversity Conservation? रिसेंटली जीन बैंक को मंजूरी दी है महाराष्ट्र यूनियन कैबिनेट ने, है ना। तो महाराष्ट्र की स्टेट कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट ने, स्टेट कैबिनेट ने रिसेंटली मंजूरी दी है कि बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, उनको क्या किया जाएगा, यहाँ पर स्टोर किया जाएगा, उनके जीन्स को जो है वो स्टोर किया जाएगा। महाराष्ट्र कैबिनेट ने भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है महाराष्ट्र जीन बैंक, इसकी मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है टू कंजर्व जेनेटिक रिसोर्सेज इंक्लूडिंग मरीन डाइवर्सिटी, सीड एंड एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ लोकल क्रॉप इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की जितनी भी लोकल क्रॉप्स हैं उनको बचाया जा सके एक लंबे सस्टेन टाइम के लिए, इसीलिए ये जीन बैंक जो है इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। अगले 5 वर्षों में इन 7 फोकस क्षेत्रों पर, यानी कि टोटल इसमें 7 एरियाज हैं, ठीक है, उन पर फोकस करने के लिए 5 साल के अंदर 172.39 करोड़ रुपए जो है वो इसमें एक्सपेंड किए जाएंगे। यह परियोजना महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड, बायोडायवर्सिटी बोर्ड जो है इसके द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक पर 2016 के अपने ग्राहक को जानिए दिशा निर्देश के तहत, यानी कि कुछ निर्देश जो थे वो दिए गए थे, उनकी अनुपालना नहीं हो पाई और फिर रिजर्व बैंक ने यहां पर जुर्माना जो है वो लगा दिया है गाइडलाइंस को फॉलो ना करने के लिए 1.12 करोड़ का। और ये जुर्माना जो है वो किस पर लगाया गया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर लगाया गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो भी गाइडलाइंस थी, कस्टमर से जो वादा किया था, इनकी अनुपालना ना कर पाने के कारण ये जुर्माना लगाया है। तो रिजर्व बैंक ने 1.12 का जुर्माना जो है करोड़ रुपए का, वो किस पर लगा दिया है? रिसेंटली यहां पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर लगा दिया है। यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम जो है, यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसके प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग में जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने हरियाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड पर इसके दिशा निर्देशों का पालन न करने के लिए 25 लाख रुपए का जुर्माना भी जो है वो लगाया है।
मतलब पहले ही जो है इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, लगभग हम लोग कहें अप्रैल के अंदर कि ये जो है वो ऐसी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिर भी जो है वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं की गई। नेक्स्ट देखिए, द ग्रोस रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, तो ये कितना रहा है? ये रहा है 1.68 लाख करोड़ जो है वो जीएसटी के लिए रहा है। देखिए, जीएसटी के लिए हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया 101 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और जीएसटी को इंप्लीमेंट करने वाला भारत जो है वो 161th कंट्री था। सबसे पहले पूरे वर्ल्ड के अंदर फ्रांस ऐसा कंट्री था जिसने इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। और जब भारत ने इसको इंट्रोड्यूस किया तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया आर्टिकल जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया 279A, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको क्या किया जाता है, एक साथ इंक्लूड किया जाता है। रिसेंटली आप लोग ये न्यूज भी पढ़ रहे होंगे कि जब भी आप लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं या फिर मूवी वगैरह देखने के लिए जाते हैं, तो अब जो है सर्विस टैक्स देना वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग चाहें तो सर्विस टैक्स दें, चाहें तो ना दें, ठीक है। तो यहां पर जीएसटी का कलेक्शन जो है वो रिकॉर्ड तोड़ हुआ है भाई। तो 1.68 लाख करोड़ जो है वो जीएसटी कलेक्शन हो चुका है। क्या ही कीजिएगा इतना पैसे का। चलिए, यह लगातार 10वां महीना है जब जीएसटी राजस्व 1 लाख करोड़ रुपए के जो है वो पार कर गया है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 105 करोड़ की लागत से ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित भारत के पहले इथेनॉल जो प्लांट है इसका उद्घाटन किया है? भैया, बिहार जो है ना वो इस चीज में बहुत आगे है ना। तो बिहार जो है वो ग्रो कर रहा है। तो इथेनॉल क्या होता है? बेसिकली आप लोगों ने अगर थोड़ी सी भी केमिस्ट्री पढ़ी है तो वहां पर इथेनॉल, जैसे मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये क्या है? कार्बन के नंबर्स होते हैं। एक कार्बन है तो मैथ है, दो है कार्बन तो एथ उसको कहते हैं। तो यहां पर एथ लिखा हुआ है ना ये, तो इसमें इसका मतलब है कि कार्बन दो हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि C2H5, और नॉल लगा हुआ है तो हम लोग OH लिख देंगे। तो यहां पर हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा एथेनॉल का C2H5OH जो है, इसके लिए संयंत्र जो है वो लगाया है। अभी क्यों लगाया है प्लांट? क्योंकि पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है उसके अंदर ब्लेंड किया जाता है, इथेनॉल को मिक्स किया जाता है, और मिक्स करने के लिए सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी कर रखी है कि आप लोग 10% तक इसमें क्या कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं। और जल्दी जो है वो कितना किया जाएगा, 20% जो है इसको बढ़ाया जाएगा। तो बिहार के अंदर सबसे पहला, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, उन्होंने पूर्णिया जिले के अंदर भारत के पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। प्लांट को ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 105 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। और अब जो है बिहार 2021 की पहली 6 माह में इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति के साथ जो है वो आया था। यह देश का पहला अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र है। तो ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट है, इंडिया फर्स्ट। अनाज आधारित मतलब जितने भी फूड ग्रेन्स हैं जो खराब हो जाते हैं, जो काम के नहीं है, उससे इथेनॉल जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, बनाया जाता है, और उसको फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ में क्या किया जाता है, ब्लेंड किया जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा जो है ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूट है, ताकि फ्यूल का कंजप्शन जो है, मतलब हम लोग कहें कि पेट्रोल डीजल जो है इनके ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ा कम करता है। आपको पता है कि हम लोग पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट हैं इनको बाहर से ही परचेज करते हैं, क्रूड ऑयल को, उस पर डिपेंडेंसी हमारी कम होगी, रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने में हेल्प करता है इथेनॉल। समझ चुके होंगे आप लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सी बीमा कंपनी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र समर्थित सिद्धांतों के लिए जिम्मेदार निवेश, यानी कि यहां पर बात की जा रही है कि रिसेंटली हुआ क्या है, प्रिंसिपल फॉर रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट के अंदर वो शामिल हुई है। और ये जो शामिल हुई है सतत विकास के लिए अपनी, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अपनी प्रतिबद्धता जो है, इसके लिए ये दर्ज की गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस जो है इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वर्क किया है, और यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल फॉर रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या हुई है, शामिल हुई है। तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस जो है इसका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस अपनी ईएसजी, यानी कि ईएसजी मतलब एनवायरमेंट, सोशल, इसके साथ में ही गवर्नेंस के लिए सारे जो है जितने भी जो गाइडलाइंस थे, दिशा निर्देश थे, उनका पालन किया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम किया। इसके लिए ही जो है ये शामिल हुई है। नेक्स्ट देखिए, IRDAI ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा कंपनियों में निवेश करने के लिए सभी बीमा कंपनियों को निवेश सीमा 25% से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये जो है इन्वेस्टमेंट की ये जो स्केल है इसको बढ़ाकर 30% तक कर दिया है इंश्योरेंस कंपनीज ने।
तो ये किसके कहने पर, IRDAI के कहने पर जो है ये इन्वेस्टमेंट जो है इसको 25% से बढ़ाकर 30% तक कर दिया गया है। ठीक है, तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI में, IRDAI के अंदर जो है वो 25% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 30% कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस कंपनी ने नारडेको की सदस्यों की संपत्तियों में 5000 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल महाराष्ट्र के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का वैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में टाटा पावर जो है इसके साथ में एमओयू साइन किया गया है ताकि ईवी चार्जिंग पॉइंट जो है वो स्थापित किए जा सके 5000। तो सीधी सिंपल आप लोग समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो हाईवे था वो कौन सा था, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे भारत का पहला हाईवे था। अब जो है वो बात की जा रही है बैटरी स्वैपिंग की, पूरे भारत के अंदर बैटरीज का एक ही पैटर्न हो ताकि कहीं पर भी बैटरी आपकी डिस्चार्ज होती है, खत्म हो जाती है तो उसको किसी दूसरी बैटरी के साथ में स्वैप किया जा सके। अब जो है चार्जिंग स्टेशंस भी बनाने के लिए 5000 वो टाटा पावर के साथ में यहां पर क्या किया गया है, एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, चलिए, किस बैंक ने अतिरिक्त कौशल अधिग्रहण कार्यक्रम केरल के सहयोग से कौशल ऋण लॉन्च किया है जिसके तहत 5000 से 1.5 लाख तक के ऋण जो हैं वो प्रदान किए जा सकते हैं। तो लोन प्रोवाइड करने के लिए अभी जो है वो क्या है, केनरा बैंक ने रिसेंटली एमओयू साइन किया है। ठीक है, तो केनरा बैंक ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत सरकारी कंपनी अतिरिक्त कौशल अधिग्रहण कार्यक्रम केरल के सहयोग से कौशल ऋण लॉन्च किया है। इस सुविधा के तहत ऋण जो है वो 5000 से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस बैंक ने अपने मौजूदा ग्राहकों के साथ साथ नए ग्राहकों के लिए भी एक्सप्रेस कार लोन नाम से एंड टू एंड डिजिटल कार लोन योजना जो है वो शुरू की है? अच्छा, मुझे एक घटना जो है वो रिसेंटली न्यूज़पेपर में आई है, मैं आपको बता ही देता हूं। आप लोग देखते होंगे कई बार एड्स आते हैं कि आप ये डाउनलोड ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, इसमें आप लोग लोन जो है वो ले सकते हैं इजीली, 5000 रुपीज का, 50,000 रुपीज का, 5 लाख रुपीज का। रिसेंटली एक न्यूज क्या आई है, एक व्यक्ति था जिसने जो था वो यानी कि उसकी वाइफ जो थी वो बीमार थी, उसने लोन के लिए उस ऐप को डाउनलोड किया, किया। अप्लाई करने के बाद उसने दिखाया कि आप जो है 50,000 का लोन ले सकते हैं। वो लोन अप्रूव हुआ और जैसे ही उसकी अकाउंट में पैसा आया तो केवल 5000 रुपीज का पैसा आया। सोचकर देखिए, 50,000 रुपए अप्लाई किया, 5,000 रुपए आया। यहां तक तो ठीक था, कोई बात नहीं, 5,000 चुकाने पड़ेंगे। 5,000 जो है उसको चुकाने के लिए उसको 7 दिन का समय दिया गया। उसने 7 दिन के अंदर पैसा चुकाया और 8,332 रुपए जो है उसने चुका दिए। मतलब इतना तो इंटरेस्ट उसने चुका दिया। सोचकर देखिए परेशानी कितनी बड़ी होगी। लेकिन अब देखिए क्या होता है कि ऐप के अंदर जब भी आप लोग इंस्टॉल करते हैं तो एक्सेस उसने मांगा और एक्सेस मांगने के बाद उसकी फोटोज जो थी उसका गलत इस्तेमाल किया, उसके मोबाइल की फोटोज का गलत इस्तेमाल करके उसको ब्लैकमेल किया और लगभग 3.5 लाख रुपए तक उससे ठग लिए हैं। तो इसीलिए कोई भी अनजान ऐप हो, आप उसे डाउनलोड करके उसे एक्सेस ना दें अपने कॉन्टेक्ट्स का, फोटोग्राफ्स का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेशन पे आइए जल्दी से। 16 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारे पास में ए, HDFC बैंक। मुझे लगता है ये क्वेश्चन ही आप लोग भूल चुके होंगे, है ना। चलिए, तो HDFC बैंक ने अपने मौजूदा ग्राहकों के साथ साथ नए ग्राहकों के लिए एक्सप्रेस कार लोन नाम से एक एंड टू एंड डिजिटल कार लोन योजना जो है उसको शुरुआत की है। यह सुविधा वर्तमान में 4 व्हीलर जो है उनके लिए उपलब्ध है और जल्दी जो है 2 व्हीलर्स के लिए अवेलेबल होगी। आरबीआई की मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी 2 to 4 मई को रिसेंटली रिलीज की गई थी। इसमें रेपो रेट जो है वो क्या डिसाइड की गई थी, ये क्वेश्चन जो है हमने पिछले मंथ के अंदर, क्वेश्चन नहीं बेसिकली न्यूज हम लोगों ने कवर भी की थी। 4.40 यानी कि 40 बेसिस पॉइंट जो है, 40 बीपीएस जो है इसमें इंक्रीज किया गया था। और जैसे इंक्रीज होंगे तो मार्केट के अंदर मनी फ्लो जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और लोगों के जेब से पैसा निकलकर कहां पर पहुंच जाएगा, आरबीआई के पास में पहुंच जाएगा। तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को डिक्रीज करने के लिए ही रिसेंटली ये क्या किया गया है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर रेपो रेट जो है इसको क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है। रेपो रेट को जो है इंक्रीज या डिक्रीज करने से इसका सीधा असर जो है वो रिवर्स रेपो रेट पर पड़ता है, बैंक रेट पर पड़ता है, सीआरआर, एसएलआर सब पर पड़ता है। ठीक है, और इसके लिए एक मॉनेटरी कमेटी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी, वो भी क्या की जाती है, गठित की जाती है। जिसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं। 3 तो होते हैं गवर्नमेंट के और 3 होते हैं किसके, आरबीआई के।
तो रिजर्व बैंक ने रिसेंटली 2 to 4 मई को जो है वो क्या की गई है, इसमें 40 बेसिस पॉइंट जो है वो बढ़ा दिया है। नेक्स्ट देखिए, L&T इन्फोटेक ने भारत की 5वीं सबसे बड़ी आईटी सेवा प्रदाता बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ में विलय की घोषणा की है? तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा माइंड ट्री, है ना। तो माइंड ट्री जो है इसके साथ में एमओयू साइन किया है। L&T इन्फोटेक और माइंड ट्री लार्स एंड टुब्रो समूह के तहत दो स्वतंत्र रूप से सूचीबद्ध आईटी सेवा कंपनियों ने विलय की घोषणा की है, जो भारत का 5वां सबसे बड़ा आईटी सेवा का जो है प्रोवाइडर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टीवीएस मोटर कंपनी? टीवीएस के रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सुदर्शन वेणु। सुन लिया होगा आप लोगों ने, पढ़ लिया होगा इनके बारे में। तो टीवीएस के नए प्रबंध निदेशक जो है वो कौन बने हैं? सुदर्शन वेणु बने हैं। सुदर्शन वेणु ने टीवीएस मोटर कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर थे। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए ऋण योजना जो है जीवला, इसको शुरू किया है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है ताकि 10,000 रुपीज 20,000 रुपीज तक वो क्या कर सके, लोन ले सके, और उनकी जितनी भी फैमिलीज हैं उनको क्या करवाई जा सके, एक फैसिलिटी जो है फाइनेंशियल वो प्रोवाइड करवाई जा सके। तो महाराष्ट्र कारागार विभाग के द्वारा जीवला नामक ऋण योजना जो है इसकी शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक इस नई शुरू की गई क्रेडिट योजना की पेशकश कर रहा है, जिसे जीवला जो है वो नाम दिया गया है। यह क्रेडिट योजना भारत में कैदियों के लिए शुरू की गई पहली योजना है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पुणे की यरवदा जेल के अंदर जो भी कैदी बंद हैं उनको 50,000 रुपीज तक का लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा, और उसकी ब्याज दर जो है वो 7% तक होगी, और उनके फैमिली जो है उसको उनको जो है इससे काफी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, एनपीसीआई के अनुसार भारत के प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म यूपीआई ने अप्रैल 2022 में 9.83 ट्रिलियन रुपए के लेन देन जो है वो दर्ज किए हैं। कितने लेन देन हुए हैं ये टोटल लेन देन जो है वो दर्ज किए गए हैं 5.58 बिलियन। इतने लेन देन जो है वो यूपीआई के अंदर दर्ज किए गए हैं। एनपीसीआई के अनुसार भारत के प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म यूपीआई ने अप्रैल 2022 में 9.83 ट्रिलियन रुपए के 5.58 बिलियन जो है लेन देन क्या किए हैं, इतने सारे लेन देन दर्ज किए हैं, जो कि अब तक की सबसे बड़ी संख्या जो है वो दर्ज की गई है। नेक्स्ट देखिए, Who among the following has been elected to the board of director of the Federal Reserve Bank of New York, जो कि न्यूयॉर्क के अंदर ही स्थित है, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो इसके जो हैं वो कौन बन गए हैं? निदेशक मंडल के लिए चुना गया है इनको। क्या नाम है इनका? 22 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद कृष्णा। तो अरविंद कृष्णा जो है वो फेडरल रिजर्व बैंक के रिसेंटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर जो हैं वो क्या किए गए हैं, इलेक्ट किए गए हैं। तो आईबीएम के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद कृष्णा को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क जो है, जो कि न्यूयॉर्क के अंदर ही स्थित है, इसके लिए अध्यक्ष और सीई के रूप में जो है वो क्या किया गया है, चुना गया है। मतलब निदेशक मंडल के लिए जो है वो चुना गया है। ठीक है, चलिए, सेबी ने अपनी द्वितीयक सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी, है ना, इसके लिए चेयरमैन जो है इसको किसको अपॉइंट किया गया है? 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जी महालिंगम जो है इनको अपॉइंट किया गया है। तो 18वें सदस्यीय सलाहकार निकाय के अध्यक्ष जो है वो बन गए हैं जी महालिंगम। तो सेबी ने अपनी सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी का पुनर्गठन किया है, जो बाजार सुरक्षा, दक्षता और पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी में सुधार लाने के लिए पूंजी बाजार नियामक को सिफारिश जो है वो करती है। सेबी के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य गुरुमूर्ति महालिंगम अब 18 सदस्यीय सलाहकार निकाय की क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। पैनल में पहले 17 सदस्य थे और इसकी अध्यक्षता सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी बुच ने जो है वो की थी। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय वर्ष 2022 के लिए अपने तिमाही 4 परिणामों की घोषणा के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पछाड़कर कौन सी कंपनी भारत में सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनी बन गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अडानी विल्मार लिमिटेड जो है ये क्या बन गई है, सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वाली कंपनी बन गई है, और पछाड़ दिया है हिंदुस्तान यूनिलीवर को। एडब्ल्यूएल ने वित्तीय वर्ष 2022 में 54,214 करोड़ रुपए के कुल परिचालन राजस्व को जो है वो उसकी क्या गिरी है, इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। इसने जो है राजस्व घाटा अनुमान के रूप में कितने करोड़ रुपए जो है वो जारी किए हैं 14 राज्य को। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7,183 करोड़ रुपए जो है वो रिसेंटली जारी किए गए हैं। एक करेक्ट आंसर है। तो व्यय विभाग वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को
राजस्व घाटा अनुदान के लिए लगभग 7,25,000 करोड़ रुपए जो है वो रिसेंटली जो है वो जारी किए हैं रेवेन्यू डेफिसिट के तौर पर। और ये इसकी क्या है, दूसरी इंस्टॉलमेंट रिसेंटली रिलीज भी की गई है। व्यय विभाग जो है अनुशंसित राज्यों को 12 समान मासिक किस्तों के अनुदान जो है वो जारी करेगा। मतलब ये दूसरी किस्त थी और टोटल जो है 12 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर इसको जारी किया जाएगा। इससे 14 राज्य जो है 14 स्टेट, उनको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। आप लोग को सेशन कैसा लगा मुझे आप लोग इंस्टा पर जरूर बताइएगा। इंस्टा पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप लोग इसको ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि अब से यहां पर जो है वो आप लोगों के लिए क्विज अवेलेबल होगा। और ये जो मई मंथ के पार्ट 1 का क्विज है ये आप लोगों के लिए यहां पर अवेलेबल करवाया जाएगा। तो सेशन को देखने के बाद उस क्विज को आप लोग जरूर से अटेम्प्ट करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। स्टडी ग्लोस इस प्रकार ही, इस तरह ही आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लाता रहेगा। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।